नमस्कार दोस्तों, पढ़ लो सुनकर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और हम आज आपको सुनाएंगे अर्थव्यवस्था के भाग 4 यानी इकाई 4 के हमारी वित्तीय संस्थाएं पाठ को। तो चौथे इकाई का जो आपका पाठ है उसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। आइए प्रारंभ करते हैं। हम देख चुके हैं कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें साख अथवा ऋण की ज़रूरत पड़ती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति राज्य के वित्तीय संस्थानों के द्वारा संपन्न होती है। आज के आर्थिक जीवन में साख अथवा ऋण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। किसी भी आर्थिक क्रिया को संपन्न करने के लिए व्यक्ति विशेष, चाहे वह कितना भी बड़ा साधन संपन्न क्यों न हो, वह अपने उपलब्ध साधनों के माध्यम से अपनी औद्योगिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। स्वाभाविक रूप से ऐसे वित्तीय प्रबंधन के लिए उन्हें सरकारी अथवा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थानों पर निर्भर करना पड़ता है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि वित्तीय संस्थाएं या तो सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित होती हैं अथवा लोगों के सहयोग एवं सहभागिता के माध्यम से भी स्थापित होती हैं, जिसे हम अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक ओर जहां सरकार द्वारा स्थापित अथवा संपोषित बैंकिंग संस्था साख या ऋण की उपलब्धि कराता है, वहीं अर्ध सरकारी संस्थाओं में सहकारिता के आधार पर स्थापित संस्थाएं कृषि क्षेत्र में साख को उपलब्ध कराती है। बिहार के संदर्भ में बिस्कोमान जैसी सहकारिता के संदर्भ में ऐसी संस्था है जो खासकर कृषि क्षेत्र में साख या ऋण की उपलब्धि कराती है। देश के अन्य राज्यों में भी इसी तर्ज पर सहकारिता की शीर्ष संस्था काम कर रही है। ऐसी संस्थाएं बैंकिंग व्यवस्था के सहकारिता क्षेत्र की संस्थाएं कही जाती है। वर्तमान में बांग्लादेश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं माइक्रो फाइनेंसिंग की सफलता से प्रेरित होकर हमारे यहाँ भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे छोटे स्तर पर आपसी सहयोग के माध्यम से साख अथवा ऋण की उपलब्धता गांवों के छोटे गरीब किसानों के लिए कराई जाए। इस अध्याय में हम वित्तीय संस्थाएं की विस्तृत चर्चा करेंगे, जो हमारे नित्य जीवन में साख अथवा ऋण की उपलब्ध कराता है। वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वित्तीय संस्थाएं मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों का संपादन करती है। वित्तीय संस्थान के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों के लिए मौद्रिक प्रबंधन किया जाता है। ये संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करती है। किसी भी आर्थिक और व्यावसायिक कार्य के संपादन के लिए रुपए पैसे की आवश्यकता होती है। किसी भी उद्यमी के पास इतना अधिक आर्थिक साधन नहीं होते कि वे अपने बलबूते पर अपने व्यवसाय को चला सके। ऐसी परिस्थिति में वित्तीय संस्थाएं उनके लिए उनकी आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप वित्तीय साधन उपलब्ध कराती है। वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। मुख्यतः ये वित्तीय संस्थाएं राज्य संपोषित होती हैं और देश के केंद्रीय बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, के दिशा निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर काम करती है। सरकारी वित्तीय संस्थाएं, सरकार द्वारा स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, जैसे स्टेट ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक इत्यादि। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं, सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशन में उनके द्वारा स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे हम अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक इत्यादि। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। इस संदर्भ में अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का प्रयास सराहनीय है, जो गरीब ग्रामीणों के लिए सूक्ष्म वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से उनके विकास कार्यों में सहयोग किया है और जिसका प्रयोग बिहार के ग्रामीण अपेक्षित क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। उपरोक्त बात से स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि
एक निश्चित कानूनी मापदंड के आधार पर ही ये वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वे समस्त व्यक्ति अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो विकास के काम में लगे हुए हैं और जो अपने कार्यों के लिए रुपए पैसे की संस्थागत मांग करते हैं, वे सभी इन वित्तीय संस्थाओं के ग्राहक हैं। अतः आर्थिक विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता आवश्यक है, जिसके बिना विकास की क्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। वित्तीय संस्थाएं के प्रकार। काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वित्तीय संस्थाएं मुख्य दो प्रकार की होती हैं। क, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। ख, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। सर्वप्रथम यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थानों की चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है और राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। इनके दो महत्वपूर्ण अंग है, भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा भारतीय पूंजी बाजार। अपने देश के अनेक मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में भी उद्योग और व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था और प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। सामान्यतः भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। संगठित क्षेत्र में वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक शामिल किए जाते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में देशी बैंकर, जिनमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल की जाती हैं। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित 3 प्रकार के बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यशील है। पहला, केंद्रीय बैंक। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की केंद्रीय बैंक है। यह देश की शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग देती है। दूसरा, वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक। देश में अनेक वाणिज्य बैंकों के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों क्रियाओं का संचालन होता है। अधिकतर वाणिज्य बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करती हैं, जिससे राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। और अन्य ऐसे भी वाणिज्य बैंक है जो निजी क्षेत्र की वाणिज्य बैंक कही जाती है। ऐसे बैंक जिनके नाम के अंत में सीमित दायित्व LTD जुड़ा होता है, वे बैंक निजी क्षेत्र की बैंक होती हैं। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक सहकारिता क्षेत्र में आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर भी अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्यशील हैं। सहकारी बैंक अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यद्यपि ये बैंक केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश पर काम करती है, किंतु इसके व्यवस्था का संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। संगठित बैंकिंग प्रणाली क्या है? केंद्रीय बैंक RBI देश का केंद्रीय बैंक है। यह देश में शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करता है। दूसरा, वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। तीसरा, सहकारी बैंक। सहकारी आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील हैं, उसे सहकारी बैंक कहते हैं, यद्यपि ये राज्य सरकारों के द्वारा संचालित होती हैं। उपरोक्त वित्तीय संस्थाओं के द्वारा भारत के उद्योगकर्ता एवं कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है, जिसके कारण यहाँ बहुत सारे औद्योगिक घरानों का विकास हुआ। खासकर बड़े बड़े उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कृषक भी इन वित्तीय संस्थानों से लाभान्वित होते रहे हैं और इनके द्वारा कुछ उद्योग का विकास किया जा रहा है। भारतीय पूंजी बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट। भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योग, घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार जिसके प्रकार है प्रतिभूति बाजार, दूसरा औद्योगिक बाजार, तीसरा विकास वित्त संस्थान, चौथा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। प्रतिभूति बाजार के प्रकार में प्राथमिक बाजार है, औद्योगिक बाजार में द्वितीयक बाजार आता है। भारतीय पूंजी बाजार मूलतः इन्हीं 4 वित्तीय संस्थानों पर आधारित है, जिसके चलते राष्ट्र स्तरीय सार्वजनिक विकास जैसे सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, विद्युत उत्पादन एवं बड़े बड़े संयंत्र एवं बड़े बड़े निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग संचालित किए जाते हैं। फलस्वरूप राष्ट्र के निर्माण में इन वित्तीय संस्थानों का काफ़ी योगदान होता है। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है। देश के आर्थिक विकास के लिए सुसंगठित वित्तीय संस्थानों का होना अति आवश्यक है। यह संतोष की बात है कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में एक सुसंगठित पूंजी बाजार है, जिसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वित्त की व्यवस्था होती है। भारत का यह पूंजी बाजार इतना दृढ़ है कि वर्तमान में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है, उसमें विश्व के अनेक अन्य देशों की अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ है। मुंबई के जिस जगह पर
इस पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है उसे दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। बिहार में अब तक स्वस्थ वित्तीय संस्थाओं का संगठन नहीं हो सका है, जिसके कारण यहाँ का औद्योगिक विकास शिथिल रहा है। बिहार के लोगों के द्वारा जितने पैसे वाणिज्य बैंकों में जमा किए जाते हैं उसका बहुत ही कम प्रतिशत यहाँ के कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बैंकों के द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है। इस तरह स्वस्थ वित्तीय संस्थाओं के अभाव के कारण बिहार का आर्थिक विकास अधिक तेजी से नहीं हो सका है। विगत कुछ वर्षों में बिहार सरकार के अनवरत प्रयास से अब कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बैंकों के द्वारा विनियोग की सीमा बढ़ाई गई है, किंतु अभी भी यहाँ के आर्थिक विकास की आवश्यकता और जनहित की अपेक्षा से बहुत कम है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं बिहार के संदर्भ में हम जानते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, जहां 87% जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा करीब 75% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे संबंधित लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। यहाँ के अधिकांश किसान छोटे या सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास इनकम की कमी तथा वे अपना बचत नहीं के बराबर कर पाते हैं। फलतः कृषि एवं उससे संबंधित उद्योगों में खुद अपेक्षित निवेश नहीं कर पाते, इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाएं द्वारा प्राप्त ऋण की जरूरत पड़ती है। राज्य में मुख्यतः दो प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कार्यरत है, गैर संस्थागत और दूसरा संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। इन्हीं के द्वारा साख या ऋण उपलब्ध कराया जाता है। गैर संस्थागत में महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार या अन्य आते हैं। संस्थागत में सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड एवं अन्य आते हैं। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। महाजन आज भी गाँव में ऋण प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन माना जाता है, क्योंकि इन महाजनों से कर्ज लेना सरल एवं सहज है। ऐसे महाजन और सेठ साहूकार ग्रामीणों को उत्पादन एवं उद्योग संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋण देने का आधार व्यक्ति से अमानत स्वरूप उसके जमीन, जेवरात तथा अन्य कीमती सामानों को गिरवी रखते हैं। यदि समय पर ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है तो अमानत स्वरूप रखे गए सामान गला दिया जाता है अथवा बेच दिया जाता है। अमानत के बदले ऋण लिए गए ब्याज की दर सरकारी ब्याज दर से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी अदायगी यदि समय पर न किया जाए तो यह ऋण अदायगी काफ़ी कष्टकारी हो जाता है। ग्रामीणों को सहज ऋण सुविधा गांव के अन्य किसानों, रिश्तेदार इत्यादि से ब्याज अथवा बिना ब्याज का भी प्राप्त होता है। इस प्रकार गैर संस्थागत स्रोत से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की कुल मात्रा लगभग 48% है। इसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक पाई चार्ट के द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। भारत के ग्रामीण परिवारों में साख के स्रोत 2003 का पैमाना आंकड़ा इस प्रकार से है। भूस्वामी 1%, 30%, व्यापारी 3%, रिश्तेदार और अन्य 7%, दोस्त और अन्य 7%, सहकारी समिति 27%, व्यावसायिक बैंक 25%। गैर संस्थागत स्रोत द्वारा किए गए ऋण पर आधारित कहानी। दीनदयाल एक गरीब खेतिहर मजदूर है। इसके परिवार में 2 बच्चे एवं 3 लड़कियां हैं। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पति पत्नी खेतों में मजदूरी करता है। इस मजदूरी से किसी तरह परिवार को चला पाता है। इसकी अपनी ज़मीन मात्र 4 कट्ठा है, जिस पर साग सब्जी उपजाता है। एक बार दीनदयाल की पत्नी जोरों से बीमार पड़ गई। गाँव में इलाज कराते कराते थक गया। देहाती डॉक्टर ने इसे शहर ले जाने का और इलाज कराने को कहा। दीनदयाल के पास उतने पैसे नहीं थे जिससे वह इलाज करा पाता। तब दीनदयाल ने अपनी ज़मीन को अपने ही किसान के पास गिरवी रख दिया। ज़मीन के ऊपर उसने 2010% प्रति माह की दर पर कर्ज शुद्ध ब्याज के साथ लिया। इलाज कराकर जब वह शहर से लौटा तो दीनदयाल की हालत काफ़ी खास्ता हो चुका था। उसने काफ़ी दिनों तक किसान को पैसा वापस नहीं कर पा सका। फलतः किसान उसकी ज़मीन को अपने नाम करवा लिया। इस छोटे से कहानी से पता चलता है कि यद्यपि इस तरह के गैर संस्थागत स्रोतों से ग्रामीण गरीबों को जरूरत पड़ने तो उपलब्ध हो जाता है, किंतु अत्यधिक सूद पर दर और महाजनों द्वारा किए गए अन्य प्रकार के यंत्रणा से गरीब मजदूरों का अत्यधिक शोषण होता है। संस्थागत वित्तीय स्रोत के निम्नलिखित रूप हैं। सहकारी बैंक। हमारे राज्य में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था त्रिस्तरीय है। ए, गाँव में प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ। बी, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक। सी, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। इनके माध्यम से बिहार के किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। राज्य में 25 केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य कर्मचारी बैंक कार्यरत है।
25 केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सहकारी बैंक कार्यरत है। दूसरा, प्राथमिक सहकारी समितियाँ। इसकी स्थापना के कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है। एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। ये समितियां प्राथमिक कृषि साख समितियां भी कहलाती हैं तथा सामान्यतः यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन 1 वर्ष के लिए ऋण देती है, परंतु विशेष परिस्थिति में इनकी अवधि 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। राज्य के 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक प्रारूप के अनुसार बिहार में 6,842 प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियां कार्यरत हैं। तीसरा, भूमि विकास बैंक। राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया था, जिसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है। यह किसानों के भूमि को बंधक रखकर कृषि में स्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंपिंग सेट, मकान बनाने या पुराने ऋणों का भुगतान कृषि में स्थायी सुधार के लिए 15 से 20 वर्षों तक का ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा प्राप्त होता है। प्राथमिक इकाई को सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। राज्य के स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक कार्यरत है, जिसे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। व्यावसायिक बैंक। देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968 तथा बाद में उनका राष्ट्रीयकरण 1969 के बाद व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगे। बिहार राज्य में बैंकों की संख्या एवं उनकी शाखाओं का विस्तार हुआ तथा उनके द्वारा कृषि क्षेत्रों को दिए गए साख या ऋण का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। व्यावसायिक बैंकों द्वारा बिहार में कृषि साख वर्ष 1972 में 7.30 करोड़ रुपए, 1990 से 91 में 181 करोड़ रुपए, 1995 से 96 में 242 करोड़ रुपए, 2001 में 548 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक एवं स्टेट फोकस पत्र बिहार 2002 से 2003। यद्यपि राज्य में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किसानों को साख की सुविधा प्रदान किया जा रहा है, लेकिन वह ज़रूरत के अनुकूल नहीं है। 2000 से 2001 में लक्ष्य का मात्र 44% ही कृषि साख प्रदान किया गया। बिहार में अनुमानतः 700 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि साख की जरूरत है, जबकि उपलब्धता मात्र 548 करोड़ रुपए की ही हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया। बिहार राज्य में भी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसी वर्ष स्थापित किया गया। देश में अभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा प्राप्त साख का संक्षिप्त ब्यौरा दिया जा रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा राज्य में उपलब्ध साख वर्ष 1992 मार्च 1992 में 43,276 लाख रुपए, ये जितने भी रुपए हैं सब लाख में आएंगे। मार्च 1996 में 66,360 लाख रुपए, मार्च 2001 में 1,79,040 रुपए। ये स्रोत जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में सुधार हेतु बनी कार्यकारी रिपोर्ट भारत सरकार वित्त विभाग जून 2002 से है। ऊपर के सारणी में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो साख की सुविधा प्रदान कर रहे हैं उसमें वृद्धि हो रही है, फिर भी छोटे एवं सीमांत किसान की ज़रूरतों को पूरा करने में वे सफल नहीं हुए हैं। छठा, नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शिखर की संस्था है। यह कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए सहकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है, जो पुनः किसानों को यह सुविधा प्रदान करते हैं। बिहार राज्य में नाबार्ड ने 1998 से 2001 से 2001 के बीच कुल 5,539.27 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त सहायता प्रदान किया, जिसमें 1998 से 1999 में 172.30 करोड़ रुपए, 1999 से 2000 में 175.90 करोड़ रुपए तथा 2000 से 2001 में
191.07 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अतिरिक्त बिहार में किसानों को सरकार के द्वारा भी कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक आपदा के बाद साह की सुविधा प्रदान की जाता है तथा अभी राज्य के सूक्ष्म वित्त के द्वारा छोटे गरीब तबके के लोगों को छोटे पैमाने पर साह की सुविधा प्रदान की जाती है, जो बहुत तेज़ी से बिहार राज्य में फल फूल रहा है। व्यावसायिक बैंक का कार्य। हमारे देश में व्यावसायिक बैंक की प्रधानता है। ये अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आज के युग में इनका इतना अधिक महत्व है कि जब कभी भी हम बैंक शब्द का प्रयोग बगैर किसी विशेषण से करते हैं तो इसका अर्थ सदा व्यावसायिक बैंक से ही होता है। वास्तव में व्यावसायिक बैंक विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा समाज एवं राष्ट्र की सेवा करते हैं। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य उल्लेखनीय हैं। प्रथम कार्य, जमा राशि को स्वीकार करना। व्यावसायिक बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है। समाज में अधिकांश व्यक्ति अथवा संस्था अपनी आय का एक अंश बचा कर रखते हैं। अधिकांश लोग अपनी बचत को चोरी हो जाने के भय से अथवा ब्याज कमाने के उद्देश्य से किसी बैंक में ही जमा करते हैं। बैंक के लिए भी इस प्रकार का जमा विशेष महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी के आधार पर कर्ज देकर वे अपने लाभ का एक प्रमुख भाग प्राप्त करते हैं। व्यावसायिक बैंक के कुछ कार्य इस प्रकार से हैं। पहला कार्य, जमा राशि को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। दूसरा, ऋण प्राप्त करना, प्रोवाइडिंग लोन्स। दूसरा, ऋण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लोन्स। तीसरा, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तथा चौथा जो कार्य है, एजेंसी संबंधी कार्य होते हैं, एजेंसी फंक्शंस। व्यावसायिक बैंक प्रायः 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं। पहला जो जमा राशि है, पहला स्थायी जमा। स्थायी जमा खाते में रुपये एक निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए जमा किया जाता है। ये इस निश्चित अवधि के अंदर साधारणतया यह रकम नहीं निकाली जा सकती है। इस प्रकार के जमा को सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। इस अवधि के अंदर जमा किए गए राशि पर बैंक आकर्षक ब्याज भी देते हैं। दूसरा, चालू जमा, करंट डिपॉजिट। चालू जमा खाते में रुपया जमा करने वाला अपनी इच्छा अनुसार रुपया जमा करता है अथवा निकाल सकता है। इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता। सामान्यतः इस प्रकार का जमा व्यापारियों तथा बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए विशेष सुविधाजनक होता है। इसे मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। तीसरा, संचयी जमा। इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपया निकालने का अधिकार सीमित रहता है, वह भी एक निश्चित रकम से अधिक नहीं। इसमें चेक की सुविधा भी प्रदान की जाती है। चौथा है आवर्ती जमा, रिक्यूरिंग डिपॉजिट्स। इस प्रकार के खाते को व्यावसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहकों से प्रति माह एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि जैसे 6 माह या 72 माह के लिए ग्रहण करता है और इसके बाद निश्चित 60 माह या 72 माह के लिए ग्रहण करता है और उसके बाद निश्चित रकम भी देता है। इसी प्रकार का एक अन्य जमा संचयी समावधि जमा भी होता है। दूसरा, ऋण प्रदान करना। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य लोगों को ऋण प्रदान करना है। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि नगद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा दूसरे व्यक्तियों को उधार दे दिया जाता है। ये बैंक प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं तथा उचित जमानत की मांग करते हैं। ऋण की रकम प्रायः जमानत के मूल्य से कम होती है। व्यावसायिक बैंक निम्न प्रकार से ऋण प्रदान करते हैं। अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण। इस प्रकार का ऋण अति अल्पकाल यानी 1 दिन से लेकर के 1 सप्ताह तक के लिए या केवल मांगने पर वापस करने के लिए दिया जाता है। मुद्रा बाजार की संस्थाएं साधारणतः इस प्रकार के ऋण की मांग करती है। दूसरा है नगद साख। इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण साख, ऋण पत्र, बॉन्ड्स, व्यापारिक माल अथवा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है। तीसरा है अधिविकर्ष। जब कभी भी कोई व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है तो उसे अधिविकर्ष की सुविधा कहते हैं। किंतु इस अधिक रकम के लिए बैंक अपने ग्राहक से उचित जमानत भी लेता है। साथ ही इस प्रकार का ऋण बैंक पर सूद भी अधिक लेता है। विनिमय बिलों को भुनाना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज।
व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों को भुनाकर भी ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार के ऋण में बैंक बिलों में से कुछ कटौती करके बाकी राशि का भुगतान ऋणी को कर देता है। सामान्यतः कटौती दर ब्याज दर के समान होती है। ऋण एवं अग्रिम, जब ऋण एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक अधिक जमानत देता है और इस पर ब्याज की दर भी अधिक रहती है। तीसरा, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक अपने बहुत से कार्यों को भी संपन्न करते हैं जिन्हें सामान्यतः उपयोगिता संबंधी कार्य कहा जाता है। जैसे पहला, यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना, और ये अपने ग्राहकों के लिए साख पत्र एवं यात्री चेक भी जारी करते हैं जिसकी सहायता से व्यापारी विदेशों से सुगमतापूर्वक माल उधार खरीदते हैं। साख पत्रों को जारी करके आधुनिक बैंक वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय एवं आदान प्रदान में भी सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा, लॉकर की सुविधा। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा भी प्रदान करता है जिनमें लोग अपने सोने चांदी के जेवर तथा अन्य आवश्यक कागज पत्र सुरक्षित रख सकते हैं। इसका वार्षिक किराया बहुत कम होता है। तीसरा, एटीएम एवं डेबिट कार्ड सुविधा। आधुनिक समय में बैंक अपने खाताधारकों को 24 घंटे धन निकालने की सुविधा के रूप में एटीएम सेवा दे रहे हैं। साथ ही क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान होने से ग्राहक विश्व में एक निश्चित राशि का खरीदारी करके कार्ड द्वारा भुगतान कर सकता है। चौथा है व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रीकरण। बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों पर सलाह देते हैं। चौथा है एजेंसी संबंधी कार्य। वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहकों की एजेंसी के रूप में सेवा करते हैं। इसके अंतर्गत बैंक चेक, बिल व ड्राफ्ट का संकलन, ब्याज तथा लाभांश का संकलन तथा वितरण, ब्याज ऋण की किस्त, बीमे की किस्त का भुगतान, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तथा ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा कोष का हस्तांतरण आदि क्रियाएं करती है। सहकारिता और राज्य के विकास में भूमिका। सहकारिता क्या है? पिछली शताब्दी के प्रारंभ से ही विश्व में निर्बल एवं निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए सहकारिता का प्रचार तथा प्रसार प्रारंभ हुआ है। सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, लेकिन अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। सहकारिता का सिद्धांत यह भी बतलाता है कि विपन्न एवं शक्तिहीन व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर के व्यापारिक सहयोग के द्वारा ऐसे भौतिक लाभ अथवा सुख प्राप्त कर सके जो धनी और शक्ति संपन्न व्यक्तियों को उपलब्ध हो और जिससे उनका नैतिक विकास हो। सहकारिता के द्वारा जीवन के ऐसे उच्च एवं अधिक समुन्नत स्तर की वास्तविक सिद्धि की आशा की जाती है जिसमें श्रेष्ठतम कृषि तथा समृद्ध जीवन संभव हो सके। अंततः इसका सिद्धांत सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, मूलभूत तत्व हैं। इसके मुख्यतः 3 आधारभूत सिद्धांत हैं। एक तो यह कि यहाँ संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, लोग अपनी इच्छा से सहकारी संगठन के सदस्य बनते हैं, उन पर कोई बाहरी बंधन या दबाव नहीं होता है। दूसरा, इसका प्रबंध व संचालन जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। इसके सदस्यों के बीच पूंजी, हैसियत अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वे एक दूसरे के बराबर समझे जाते हैं और सबको एक जैसे अधिकार व अवसर प्राप्त होते हैं। इसका तीसरा, इसके आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं। यह केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए ही नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक पहलू से भी सदस्यों के हित लाभ के लिए कार्य करता है। इसका ध्येय दूसरों को लूट खसोट करके धनवान बनना नहीं है बल्कि आत्म सहायता और पारस्परिक सहयोग द्वारा व्यक्ति और समूह के लाभ एवं सुख समृद्धि को बढ़ाना है। भारत में सहकारिता का विकास। भारत में पिछली शताब्दी के प्रारंभ में ही निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान एवं किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियों की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा। इसके लिए सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ जिसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारिता साख समिति की स्थापना कर सकते थे।
1904 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होने वाली सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने तथा इसके क्षेत्र को विस्तृत रूप देने के लिए 1912 ईस्वी में एक और अधिनियम बनाया गया। इस नए अधिनियम में ऋण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए सहकारी समितियां स्थापित करने एवं प्राथमिक समितियों की देखभाल के लिए केंद्रीय संगठनों की स्थापना की व्यवस्था की गई। पुनः इसकी प्रगति की समीक्षा एवं इसके भावी विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के उद्देश्य से 1914 ईस्वी में मैकलेगन समिति नियुक्त की गई। 1919 ईस्वी के राजनीतिक सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बन गई एवं इसके संचालन का भार अब राज्य सरकारों के हाथ में आ गया। 1929 ईस्वी की महान आर्थिक मंदी ने इसके विकास पर विराम लगा दिया, लेकिन 1935 ईस्वी में हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत एक कृषि शाख विभाग का संगठन किया गया, जिसका कार्य कृषि विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रदान करने थे। सहकारिता समितियों के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी बैंक के द्वारा होता है, जो हमारे देश में 3 स्तर पर काम करते हैं, जिसे निम्न बॉक्स में इसे समझाया गया है। प्रथम, प्राथमिक सहकारी समितियाँ। दूसरा, राज्य सहकारी बैंक। तीसरा, केंद्रीय सहकारी बैंक। राज्य के विकास में भूमिका। बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। एकीकृत बिहार झारखंड सहित के समय इसके आर्थिक संसाधन अत्यधिक थे, परंतु राज्य बंटवारा के बाद यह सारी संपदा आज के बिहार से अलग हो गया। वह सारा भूखंड जहाँ प्राकृतिक संपदाएं केंद्रित थी, वह राज्य बंटवारे के बाद झारखंड के पास चला गया। फलस्वरूप शेष बचे बिहार में कृषि भूमि ही एकमात्र मूल साधन है, जिस पर बिहार की कुल जनसंख्या का 80% आबादी निर्भर करता है। यहाँ की खेती भी मानसून पर आधारित है। सामान्यतः खेती में निवेश एक जुआ के समान माना जाता है। चूँकि खेती बिहारवासियों के जीवन का आधार है, इसलिए आर्थिक तंगी के बावजूद भी बिहारी कृषक एवं मजदूर कृषि पर धन लगाने के लिए विवश हैं। बिहार में विशेषकर ग्रामीण स्तर पर धनकुट्टी, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण, जूता व ईंट बनाने जैसे महत्वपूर्ण रोजगार सहकारिता के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके लिए राज्य स्तरीय सरकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है। इस सरकारी बैंक से रोजगार में बढ़ावा ग्रामीण स्तर पर काफ़ी हद तक किया जा रहा है। जहाँ भी इस प्रकार के रोजगार चलाए जा रहे हैं, वहाँ की जनता पर अनुकूल आर्थिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। फलस्वरूप व्यक्ति की आय धीरे धीरे बढ़ रही है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, गांव, कस्बा और जिला के विकास में इसकी भूमिका। पिछले खंड में हमने देखा कि हमारे गांव के निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी भी ज़्यादातर गैर संस्थागत नॉन इंस्टीट्यूशनल स्रोतों पर निर्भर हैं। इसका एक तो यह भी कारण है कि भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की सुविधा अभी भी नहीं है, तथा दूसरी ओर गैर संस्थागत ऋणदाता जैसे महाजन, सेठ, साहूकार इत्यादि इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊँची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करके उनका शोषण करने में कोई असर नहीं छोड़ते। हाल में वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है, जिनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्र के गरीब, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। स्वयं सहायता समूह एक समान सामाजिक आर्थिक स्तर के आस पड़ोस के लोगों का एक ऐसा सुरक्षित और संस्थायी समूह है जो नियमबद्ध तरीके से संचालित हो, आपसी सहयोग और संसाधनों से विकास के लिए प्रयासरत हो, जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा वे अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण कर सके। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15-20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गांवों का विकास और महिला सशक्तिकरण में भी योगदान करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत व विकास कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को संगठित करके आय संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए 1980 के दशक के अंत में शुरू की।
परंतु 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय कृषि व विकास ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की पहल व विशेष रुचि लेने से स्वयं सहायता समूह पूरे देश में फैल गए। अब तो सभी सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक अथवा आर्थिक व सामाजिक संगठन इसकी महत्ता को स्वीकार कर इसके विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का दंश झेल रहे परिवारों को गरीबी से निजात दिलाने के लिए स्वयं सहायता समूह एक नई आशा की किरण लेकर के आया है। भूमिका: एक स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये या अधिक हो सकते हैं। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतें, बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह में दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन वर्ग के लोगों को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर लेते हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की सहायता से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह गाँव, कस्बा और जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों में जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। स्वयं सहायता समूह एवं सूक्ष्म वित्त योजना। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है। इससे छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है। स्वयं सहायता समूह को एक कहानी के माध्यम से इस प्रकार से समझा जा सकता है। नवादा जिला बिहार का एक अति पिछड़ा जिला है। इस जिला के अंतर्गत गोविंदपुर एक प्रखंड है जिसके चारों ओर प्राकृतिक छटाएं अति ही रमणीय है। इस गांव में एक पहाड़ी नदी भी है जिसका नाम सकरी नदी है। इस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है, दर्शन। इस गांव की मिट्टी का कटाव प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण होता जा रहा है। यहाँ के लोगों की मुख्य पेशा कृषि मजदूरी है। खेती बाड़ी के बाद बचे हुए समय में यहाँ के लोग मजदूरी के लिए इधर उधर भटकते हैं। इस गांव के 20 महिलाओं ने एक समूह का निर्माण किया। समूह बनाने के बाद सभी महिलाओं ने प्रखंड से संपर्क कर पंजाब नेशनल बैंक से 15,000 रुपये का ऋण प्राप्त कर गांव में ही सभी मिलकर टोकरी बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार इस समूह के सहयोग से यह उद्योग चल पड़ा। प्रारंभ में समूह के द्वारा निर्मित टोकरी से लगभग 6,000 रुपये का लाभ हुआ। इन रुपयों को सभी महिलाओं ने अपने अपने नाम से बैंक में खाता खुलवाकर बराबर बराबर मुनाफा उसमें बांट लिया। फलस्वरूप 300 रुपये प्रत्येक महिलाओं को आमदनी हुई। अब ये सारी महिलाएं स्वरोजगार के द्वारा स्वयं सहायता समूह निर्माण कर अपनी आर्थिक दशा सुधारने लगी। आज समूह इस प्रखंड का अग्रणी स्वयं सहायता समूह है और प्रखंड स्तर पर काफ़ी नाम कमा रहा है। आइए सारांश पर डालते हैं एक नज़र। साख अथवा ऋण की आवश्यकता की पूर्ति वित्तीय संस्थानों के द्वारा संपन्न होती है और ये वित्तीय संस्थाएं सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित होती हैं अथवा लोगों के सहयोग एवं सहभागिता से भी स्थापित होती हैं, जिन्हें सरकारी अथवा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। वित्तीय संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए एक उद्यम और विकास के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसे संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। वित्तीय संस्थाएं के प्रकार, वित्तीय संस्था 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय स्तर और दूसरी है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती हैं, उसे राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं कहते हैं। इसके 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय
पूंजी बाजार ऐसे मौद्रिक बाजार जिसके द्वारा अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय संस्था का प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार द्वारा जिसके द्वारा दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय पूंजी बाजार कहा जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के रूप में तथा भारतीय पूंजी बाजार को प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान तथा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के रूप में बांटा जाता है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है, इसके दो महत्वपूर्ण अंग हैं, गैर संस्थागत और दूसरा संस्थागत वित्तीय स्रोत। व्यवसायिक बैंक, इसके 4 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। क, जमा राशि को स्वीकार करना। ख, ऋण प्रदान करना। ग, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। घ, एजेंसी संबंधी कार्य। सहकारिता, सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं। स्वयं सहायता समूह, यह ग्रामीण क्षेत्र में 15-20 महिलाओं का एक समूह है जो बैंकों से लघु ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं एवं गांवों के विकास में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार से हमारा यह पाठ संपूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।